गुडविल वैल्यू होगा। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बारे में। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है? तो इट इज अ प्रॉफिट दैट अ कंपनी इज एबल टू अर्न इन इट्स फ्यूचर। ठीक है, यानी कि आपके फ्यूचर के रेवेन्यू आप ले लीजिए, उसमें से फ्यूचर के एक्सपेंसेस आप माइनस कर दीजिए, तो आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मेट है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग एफएमपी भी बोलते हैं, एफएमपी यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो वो फॉर्मेट हम लोग स्टडी करेंगे अभी, और उसके ऊपर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे, जहां पर हम लोग किसी एक कंपनी का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी वर्कआउट करेंगे। सो आई शेयर द स्क्रीन। ओके, सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर किया है जहां पर वी हैव द फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मेट को मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें और कैसे एफएमपी वर्कआउट हो रहा है यूजिंग दिस फॉर्मेट। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर पास्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, और कॉलम में आप देखेंगे तो मोर देन 1 ईयर का इंफॉर्मेशन लिया हुआ है हमने। तो यूजुअली फ्यूचर प्रॉफिट वर्कआउट करने के लिए हम लोगों को एक से ज्यादा साल का डेटा लगता है। अब मान लो अगर 3 साल का डेटा है हमारे पास, तो हम लोग तीनों साल का यहाँ पे पहले तो प्रॉफिट लिख देंगे जो उन 3 साल में कंपनी ने अर्न किया था, जिसको हम लोग बोलेंगे पास्ट प्रॉफिट। फिर उसके अंदर हम लोगों को क्या ऐड करना है? ऐड एक्सपेंसेस नो लॉन्गर पेएबल, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस हमको उसमें ऐड बैक करने हैं जो पहले तो हम इनकर करते थे, इन 3 साल में हमने इनकर किया, लेकिन अब हम वो एक्सपेंसेस इनकर नहीं करने वाले। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एक्सपेंस कम हो गया, तो उतने एक्सपेंस से अब फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। इसलिए हम इस वाले एक्सपेंस को हमारे पास्ट प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली अनयूजुअल एक्सपेंस भी ऐड करवा रहे हैं। अनयूजुअल एक्सपेंस मतलब ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो यूजुअली इनकर नहीं होते, बट इन तीनों में से किसी साल में या फिर हर साल में ये अनयूजुअली इनकर करने पड़े थे, बट आप इसको हर साल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और इसलिए हम इसको भी हमारे प्रॉफिट में ऐड बैक कर रहे हैं, जो कि पहले इसमें से माइनस हुए थे, बिकॉज वो उस साल इनकर हुए होंगे किसी वजह से। मान लो आग लग गई फैक्ट्री में, या चोरी हो गई, या ऐसा कोई नुकसान हो गया जो यूजुअली नहीं होता है, तो उसको हम हमारे प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, बिकॉज वी वांट टू वर्क आउट फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर प्रॉफिट में हम लोग क्या अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो नॉर्मल चीजें है उसको ही हम लोग कंसिडर करते हैं, जो अनयूजुअल चीजें उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि दे आर लीस्ट एक्सपेक्टेड। उसके बाद लेस क्या करना है? इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल। जिस तरीके से आपने फ्यूचर में अगर एक्सपेंस इनकर अब तक हो रहा था लेकिन फ्यूचर में नहीं होने वाला है, तो उसको आपने अपना प्रॉफिट कंसिडर करके उसको ऐड कर दिया, क्योंकि उसने सबका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उसी तरीके से इनकम के साथ भी ये पॉसिबल हो सकता है कि इन 3 साल में आपको कुछ इनकम हुई है, बट किसी वजह से अब वो वाली इनकम अगले सालों में नहीं होने वाली है, तो मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो अगले साल में इतनी इनकम से कम होगा, तो इसलिए हम इसको लेस कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको इन 3 साल में कोई अनयूजुअल इनकम हुआ होगा, तो क्योंकि वो अनयूजुअल है नेचर में, यानी कि वो हर साल नहीं होने वाला है, तो आपको इसको लेस कर देना चाहिए फ्रॉम द प्रॉफिट, क्योंकि उस प्रॉफिट में से उस अनयूजुअल इनकम का हमको इफेक्ट निकाल देना है। बिकॉज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज अ नॉर्मल फ्यूचर प्रॉफिट, जो कि नॉर्मली कंपनी को होते रहना चाहिए। ऐसा प्रॉफिट जो अनयूजुअल इनकम या अनयूजुअल लॉसेस से अफेक्ट ना हो, हमको यूजुअल सा नॉर्मल सा फ्यूचर का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ये सब एड लेस करने के बाद हमको मिलता है एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब ये ऐसे प्रॉफिट्स है जो कि एकदम पूरी तरीके से नॉर्मल है। इनमें से कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी अगर थी तो उसकी इफेक्ट निकाल दी गई है। कोई ऐसा एक्सपेंस जो अब आगे नहीं होने वाला है तो उतने से प्रॉफिट बढ़ा दिया। कोई अनयूजुअल एक्सपेंस अगर पहले इनकर हुआ था तो वो हमने ऐड कर दिया। कोई इनकम जो अब आगे से नहीं होने वाली है तो उसको माइनस कर दिया। और कोई अनयूजुअल इनकम अगर हमने अर्न करी थी तो वो भी हमने माइनस कर दी। एंड फाइनली वी हैव गॉट एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद क्या करना है? इन 3 साल का है ना टोटल ले लेना है प्रॉफिट, और उसको डिवाइड बाय 3 करके हमको सिंपल एवरेज निकालना है ऑफ एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीनों एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट है उसका हमने यहाँ पे सिंपल एवरेज निकाल दिया। फिर उसमें ऐड क्या करना है? अब इनकम लाइकली टू न्यूली अराइज इन फ्यूचर।
मान लो एज ऑन टुडे अब मुझे पता है कि ऐसी कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गए हैं या होने वाले हैं फ्यूचर में, जहाँ से अब तक मेरे को जो इनकम नहीं आ रही थी अब आनी शुरू होंगी, तो वो मैं ऐड करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज माय फ्यूचर प्रॉफिट्स। सिमिलरली कोई नए एक्सपेंसेस भी फ्यूचर में इनकर होने वाले होंगे रेगुलरली, जो अब तक नहीं हो रहे थे बट अब होने शुरू होंगे, तो हमारा प्रॉफिट उतने से माइनस भी होना चाहिए। तो हम लोग लेस एक्सपेंस कर रहे हैं, लाइकली टू न्यूली अराइज इन फ्यूचर। तो उसके बाद हमको एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मिलता है। उसमें से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, लेस नेट नॉन ट्रेडिंग इनकम, मतलब कोई ऐसा इनकम जो हमारे ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमको फिगर मिला वो हमको मिला है ट्रेडिंग प्रॉफिट, यानी कि ये प्योरली बिजनेस प्रॉफिट है, बिजनेस का फ्यूचर का प्रॉफिट है। तो उसमें से हम लेस करेंगे इनकम टैक्स, क्योंकि फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, आप इनकम टैक्स लाइबिलिटी तो एस्केप कर ही नहीं सकते, तो वो तो आपको पे करनी पड़ेगी। और टैक्स बचने के बाद जो बचता, टैक्स माइनस करने के बाद जो बचता है वो आपका प्रॉफिट रहने वाला है। तो दैट इज योर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो मतलब मैं अगर किसी कंपनी का फ्यूचर अर्निंग्स वर्कआउट करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं एक फिगर डिराइव कर सकता हूँ, विच आई कैन एक्सपेक्ट द कंपनी टू अर्न इन द फ्यूचर, एंड बेस्ड ऑन दिस फिगर आई विल डिसाइड वेदर आई शुड बाय दिस कंपनी और नॉट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो आई होप ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मेट है ये आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और यस, ओके, तो अब हम लोग आगे इसका जो ये जो मैंने इलस्ट्रेशन डिस्कस किया है, इसके ऊपर बेस्ड, ये जो फॉर्मेट डिस्कस किया है इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जहां पर हमको वर्कआउट करना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये है एक इलस्ट्रेशन जहां पर हमको उन्होंने बैलेंस शीट दी हुई है कंपनी की, और कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं। अब द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एवरेज प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2013 इज एज फॉलोज। अब लाइबिलिटीज में उन्होंने दिए हुए 3007% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी दिया हुआ है। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्यों दिया होता है, मतलब कंपनी ने डिबेंचर भी इशू करके फंड रेज किया है, और वो डिबेंचर क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, तो उनको रिडीम करने के लिए कंपनी को फंड जमा करना पड़ता है अंडर द रिजर्व कॉल्ड डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। और थोड़ा थोड़ा करके वहां पे वो लोग फंड अक्यूमुलेट करते हैं, so that they can redeem the issued debenture in complete by the time of the maturity comes। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर उन्होंने ओपनिंग प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट फॉर द ईयर उसमें ऐड किया हुआ है। आफ्टर दैट 6% डिवेंचर रिडीमेबल, अभी कभी रिडीमेबल है तो 2017 में रिडीमेबल है, और ये बुक्स जो है वो 2013 की है, तो यानी कि उसके बाद 2017 में हमको डिवेंचर रिडीम करना है, 10,000 रुपए है। तो आप देख सकते हैं फंड में 5,000 रुपए जमा हो गए हैं, लेकिन हमको जरूरत है 10,000 रुपए की। सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,875, गुडविल है कंपनी का 87,750, लीज और प्रॉपर्टी 87 की प्रॉपर्टी है कंपनी के पास, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके नेट अमाउंट 45,000 का हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 5,000, स्टॉक एट कॉस्ट, सन्ड्री डेटर्स एंड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस है 9,500 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद है द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है वो है लीज होल्ड प्रॉपर्टी वाज अक्वायर्ड ऑन January 1st 2004 and was to expire on 31st December 2019. The cost should be written off by equal annual charge over the period of lease. To date ₹3,000 per annum has been written off। तो अब हमको ये यहाँ पर देखना होगा कि कितने सालों में, मतलब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये कितने साल के लिए, पहले तो ये देख लेते हैं। तो 2004 में हमने ली थी और 2019 तक हमारे पास रहने वाली है। तो आप अगर वर्कआउट करेंगे इसका ड्यूरेशन, तो मतलब 16 ईयर्स के लिए हमने ये प्रॉपर्टी ले रखी है। ठीक है, और हमने ये प्रॉपर्टी ली थी 16 ईयर्स में 80,000 के लिए हमने ली थी। तो ये 80,000 का जो अमाउंट है इसको हमको 16 ईयर्स में इक्वली डिवाइड करना चाहिए, तब हम देन वी कैन फाइंड आउट कि हमको हर साल कितना अमाउंट राइट ऑफ करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हर एवरी ईयर हमको 5,000 रुपीज राइट ऑफ करते रहना चाहिए, तब जाके हम वी विल बी एबल टू राइट ऑफ 80,000 रुपीज। बट हमने कंपनी जो है वो कितना राइट ऑफ कर रही है, कंपनी हर साल
3,500 रुपीज राइट ऑफ कर रही है। यानी कंपनी जो है किसी वजह से रिक्वायर्ड अमाउंट से कम अमाउंट राइट ऑफ कर रही है, 1500 रुपए कम राइट ऑफ कर रही है, जिसका हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना होगा। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा मैं जब सम करेंगे तो बताऊंगा। उसके बाद रुपीज सेकेंड एडजस्टमेंट में देखते क्या लिखा है। रुपीज 1,250 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द डिबेंचर रिडेम्पशन फंड एवरी ईयर। अब डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्यों बनाया, मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं और उनको रिडीम करने के लिए कंपनी डिबेंचर्स रिडेम्पशन फंड बनाती है और उसमें पैसे जमा करते जाती है। अब कंपनी ने कितने रुपए का डिबेंचर इशू कर रखा है और कितना फंड में जमा हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डिबेंचर्स ऑफ 2,000 रुपीज 20,000 रुपीज सॉरी आई एम सो सॉरी 10,000 रुपीज डिबेंचर ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर जो है वो 10,000 रुपए के यहाँ पे, जिसको 31 दिसंबर 2017 तक में रिडीम करना है। और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड जो है वहां पर जो अमाउंट दिख रहा है वो आपको 5,000 रुपीज दिख रहा है। एंड बैलेंस जो है मतलब ये 5,000 का बैलेंस है हमारा एज ऑन 31 दिसंबर 2013। सो बैलेंस जो बचा है अमाउंट बचा कितना 5,000 रुपए। ये जो 5,000 रुपए जो बचे हैं जो हमने अभी तक जमा नहीं किए वो हमको उसके बाकी के पीरियड में जमा करने हैं। अब वो कितने पीरियड में जमा करने हैं, तो 2013 तो खत्म हो चुका, 14, 15, 16, 17 यानी कि 4 साल में हमको बाकी के 5,000 रुपए भी जमा करने होंगे। और उसके लिए हमको कितना पैसा साइड पे रखना होगा, तो ये लोग कितना पैसा रख रहे हैं 1,250 रुपए ये लोग साइड पे रख रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में कितना पैसा साइड पे रखना चाहिए। 5,000 रुपीज है और 5,000 जो रिक्वायर्ड फंड है एंड द टाइम अवेलेबल इज सॉरी 10,000 रुपीज का अगर फंड है और उन्होंने इशू किया था बैलेंस है 5,000 which needs to be written off इन 4 रिमेनिंग ईयर्स, यानी कि 1,250 रुपीज ट्रांसफर करना चाहिए। और कंपनी ने 1,250 रुपीज ट्रांसफर किया भी है यहाँ पर एवरी ईयर विच इज गुड। यानी कि कंपनी इज डूइंग प्रॉपर ट्रांसफर टू द रिक्वायर्ड अकाउंट। जितना ट्रांसफर करना चाहिए उतना कंपनी ट्रांसफर कर रही है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ रुपीज 3,000 इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक आर टू बी रिटर्न ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है कंपनी के पास जो टोटल है 26,250 रुपीज का। उसमें से 3,000 के गुड्स जो है वो कंपनी कह रही है कि ये राइट ऑफ कर देने पड़ेंगे, शायद ये ऑब्सोलेट हो गए होंगे, वैल्यू लेस हो गए होंगे, तो इसलिए इसको राइट ऑफ कर देना होगा। तो जब आप स्टॉक में वैल्यू राइट ऑफ करते हो यानी कि आपके स्टॉक का वैल्यू आप कम कर रहे हो, तो इट इज एन एक्सपेंस और इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। तो ये भी इसका भी इफेक्ट आएगा कंपनी के फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के कैलकुलेशन में। उसके बाद है द प्रोविजन फॉर 10% ऑन सन्ड्री सॉरी एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 1,875 वर ओमिटेड बाय मिस्टेक इन द अबव बैलेंस शीट। तो मतलब 1,875 रुपीज का भी एक एक्सपेंस इनकर हुआ था बट बाय मिस्टेकली वो छूट गया है, बैलेंस शीट में कंसिडर ही नहीं हुआ है, तो हमको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा वाइल वर्किंग आउट अवर एफएमपी। फिर बताया कि प्रोविजन ऑफ 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अबव अकाउंट्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड नेसेसरी। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं सन्ड्री डेटर्स नेट लिखा है मतलब क्या है, ये प्रोविजन माइनस करके अमाउंट लिखा हुआ है, बट देन दे रियलाइज कि जो प्रोविजन उन्होंने माइनस किया है 10% का उसकी अब जरूरत नहीं लगती है। तो मतलब उतने से हमको हमारा डेटर जो है वो फिर से बढ़ा देना होगा, यानी कि हमारा प्रॉफिट उतने से बढ़ जाएगा इन शॉर्ट। ठीक है, द प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द प्रॉफिट फॉर, अब यहाँ पर हमको 3 साल के प्रॉफिट का डिटेल दिया हुआ है। 2011, 2012 एंड 2013 का प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है, दैट इज 40,200, 46,450 एंड 44,825 रुपीज रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एफएमपी हमको वर्कआउट करना है। अब फॉर्मेट हमने लिखा हुआ ही था, तो अब हम कंपनी का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वर्कआउट कर लेते हैं।
पर्टिकुलर्स, ठीक है, और अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट्स हैं हमारे पास, 2011, 2012 एंड 2013, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स, तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम हमारे पास्ट प्रॉफिट्स को लिखेंगे। तो पास्ट प्रॉफिट्स गिवन, तो 2011 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 40,200, 2012 का प्रॉफिट है 46,450 एंड 2013 का जो प्रॉफिट है वो है 44,825, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को लेस करना है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। प्रॉफिट गिवन में से हमको क्या क्या लेस करना होगा, तो हम लोगों को लेस करना होगा एक्सपेंसेस नो लॉन्गर पेएबल, या फिर अनयूजुअल एक्सपेंसेस, सॉरी वो तो ऐड करना है। लेस हमको क्या करना है, इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल, ऐसी कोई इनकम जो हमको रिसीव नहीं होने वाली है अब, या फिर कोई अनयूजुअल इनकम जो पहले हमको रिसीव हुई थी। और ऐड क्या करना है, एक्सपेंसेस जो अब इनकर नहीं होने वाले हैं, एंड कोई अनयूजुअल एक्सपेंस जो पहले इनकर हुए थे बट अब नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई हमको डिटेल तो दी नहीं है उन्होंने, जैसे कि कोई एक्सपेंस जो फ्यूचर में, मतलब अब तक रेगुलर एक्सपेंस था बट फ्यूचर में नहीं होने वाला है, ऐसा कोई एक्सपेंस का हमको डिटेल नहीं दिया है। मैं फॉर्मेट के हिसाब से ही चलता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐड एक्सपेंसेस नो लॉन्गर पेबल, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो चीज है वो है अनयूजुअल एक्सपेंसेस, ये दोनों चीज ऐड करनी है बट ऐसी कोई डिटेल हमको दी नहीं है उन्होंने। उसके बाद लेस, लेस में क्या करना है, इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल एंड अनयूजुअल इनकम हमको लेस करनी है। तो लेस में अब आप जब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, जो पहला एडजस्टमेंट है लीज होल्ड प्रॉपर्टी का, जो मैंने आपको बताया, जहां पर कंपनी जो है वो कम प्रोविजन कर रही थी, तो मतलब कंपनी ने जो प्रोविजन किए हर साल वो रिक्वायर्ड से कम प्रोविजन किया था। तो अब हमको उतने प्रोविजन, उसका जो डिफरेंशियल प्रोविजन है वो हमको यहाँ पर कंसिडर करना होगा, जिससे अब हमारे प्रॉफिट जो है वो लेस होते जाएंगे, ठीक है। यानी कि मैं इसको ले सकता हूँ अंडर, मैं अपना जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जब आप देखेंगे तो मैं इसको ले सकता हूँ लेस एक्सपेंसेस लाइकली टू न्यूली अराइज इन फ्यूचर में, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंस, ये ऐसा, ये जो डिफरेंशियल प्रोविजन है ये वो प्रोविजन है जो एक्चुअली में किया जाना चाहिए था पहले, लेकिन उन्होंने उतने अमाउंट से प्रोविजन कम किया है, जो अब हम लोग बराबर से करेंगे, डिफरेंशियल प्रोविजन भी अभी बराबर से चार्ज करेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मेट के हिसाब से जाता हूँ, यहाँ पर इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल और उसके बाद अनयूजुअल इनकम, तो ऐसी भी कोई डिटेल नहीं दी है उन्होंने।
एडजस्टेड प्रॉफिट्स मतलब कुछ एडलेस कुछ हमने किया ही नहीं, तो यही हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट भी आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को ये जो एडजस्टमेंट है इनके इफेक्ट्स देने होंगे हम लोग को बिफोर वी टेक एवरेज पास्ट प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट लेने से पहले हम लोगों को इनके इफेक्ट्स देने पड़ेंगे जो शॉर्ट प्रोविजन वगैरह हुए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द लीज होल्ड प्रॉपर्टी वॉज अक्वायर्ड ऑन जनवरी 1 2004 एंड वॉज टू एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, यानी 16 साल के लिए हमने प्रेमाइसिस लिया था और प्रीमाइसिस हमने लिया था 80,000 रुपीज का। तो देखिए मैंने यहाँ पे वर्किंग किया हुआ है कि अगर आप 80,000 को 16 साल में इक्वली राइट ऑफ करते हो तो आपको हर साल 5,000 रुपए राइट ऑफ करना चाहिए। ठीक है, बट कंपनी कितने का प्रोविजन राइट ऑफ कर रही है, टू डेट ₹3,000 पर एनम हैज बिन रिटर्न ऑफ, यानी कंपनी जो है वो 3,500 रुपए ही राइट ऑफ कर रही है। यानी कंपनी शॉर्ट कितना राइट ऑफ कर रही है, 1,500 रुपीज जो है वो शॉर्ट डिडक्शन कर रही है, जिसका इफेक्ट हमको देना पड़ेगा कि एडिशनल प्रोविजन फॉर राइटिंग ऑफ लीज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लेस, इतने से मेरा प्रॉफिट कम होने वाला है। ये जो मैं लेस वाला जो कर रहा हूँ ना, मैं इसका इफेक्ट एक्चुअली यहाँ पर भी दे सकता था, पर मैं इसको अलग से यहाँ पे दे रहा हूँ, लेस एडिशनल प्रोविजन फॉर लीज। कितना एडिशनल प्रोविजन हमको करना पड़ रहा है, 1,500 रुपीज। मैं इसको नेगेटिव में लिखूंगा क्योंकि ये माइनस करने हम लोग को। हर साल 1,500 रुपीज हमको एडिशनल प्रोविजन करना है, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो लेस होने वाला है। उसके बाद जो सेकेंड एडजस्टमेंट उन्होंने दिया है दैट इज ₹250 हैज बीन 1,250 हैज बीन ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड एवरी ईयर। एक जने ने इसके बारे में भी डाउट पूछा कि ये वापस से एक्सप्लेन करो, तो अब मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए डिबेंचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने डिबेंचर्स के थ्रू कितना फंड इशू किया है, तो कंपनी ने डिबेंचर के थ्रू 10,000 रुपीज कंपनी ने रेस किए थे और वो 10,000 रुपीज कंपनी को जमा भी करने होंगे सो दैट वो अपने कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर सके। तो कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में डालते जाती है ताकि वो रिक्वायर्ड अमाउंट जमा कर सके इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिडीम इट्स डिबेंचर। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में आप देख सकते हैं कि अभी तक 5,000 रुपीज जमा हो चुके हैं एंड बैलेंस 5,000 अभी जमा करने बाकी है। तो अब कंपनी ने ये 5,000 भी कैसे जमा किए होंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1,250 हर साल कंपनी ट्रांसफर करती है। तो आप देख सकते हैं कि 10,000 में से 5,000 रुपये जमा हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 5,000 और बचे हैं जो कि हमको बाकी के टाइम में जमा करने हैं। और अभी और कितना टाइम बचा है डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, 4 साल बचे हैं। तो आप 5,000 को डिवाइड बाय जब आप 4 करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर कर रखा है 1,250 ही आता है, यानी कि आइडियली भी हर साल 1,250 ही ट्रांसफर करना चाहिए था और कंपनी भी 1,250 रुपीज ही ट्रांसफर कर रही है अपने डिबेंचर फंड में। यानी कंपनी कोई शॉर्ट प्रोविजन नहीं कर रही है, तो हमको एडिशनल प्रोविजन वगैरह करने की जरूरत भी नहीं है। मान लो अगर कंपनी 1,250 से कम अमाउंट ट्रांसफर कर रही होती, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी सिर्फ 1,000 रुपए ट्रांसफर कर रही होती तो हमको 250 रुपए का एडिशनल ट्रांसफर दिखाना पड़ता, बट हमारे कैलकुलेशन से पता चल रहा है कि कंपनी ने प्रॉपर ट्रांसफर किए हर साल, जितना करना चाहिए था उतना ही कर रही है, तो हमको उसमें कोई एडिशनल आइडिया लेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप अगर अगला एडजस्टमेंट देखेंगे, गुड्स वर्थ ₹3,000 इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो मतलब ये क्या हो गया, अब हम लोगों को हमने मतलब क्लोजिंग स्टॉक में हमारे स्टॉक को हमने वैल्यू किया होगा एंड वी माइट हैव
डिस्कवर्ड कि अराउंड 3,000 रुपए का जो स्टॉक है वो ऑब्सोलेट हो चुका है, वैल्यूलेस हो चुका है, तो उसको हमें राइट ऑफ कर देना होगा। मतलब उतने से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाने वाला है, तो उसको भी हम लोग लेस में ही रिकॉर्ड करेंगे, लेस स्टॉक रिटर्न ऑफ 3,000 रुपीज। जिस साल का बैलेंस शीट दिया है उसी साल के कॉलम में हमको स्टॉक राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो 2013 का बैलेंस शीट है, तो 2013 के कॉलम में मैंने ये फिगर लिख दिया है, माइनस में लिखना है मुझे क्योंकि माइनस करना है हमें। उसके बाद उन्होंने एक और चीज दी है यहाँ पे कि 1875 रुपीज का एक्सपेंस हुआ था, बट वो बैलेंस शीट में मिस हो गया था, तो वो भी हमको लेस करना होगा। तो ये भी माइनस में लिख रहा हूं मैं, 1875। उसके बाद जो अगला एडजस्टमेंट है वो है अबाउट प्रोविजन फॉर 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ये तो हमारा इससे तो हमारा इनकम बढ़ेगा एक्चुअली, तो ये हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड, उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि कंपनी ने ऑलरेडी जो डेटर्स यहाँ पे दिखाया है वो दिखाया है आफ्टर प्रोवाइडिंग 10% डाउटफुल प्रोविजन, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर 10% एज डाउटफुल रिजर्व। बट अब कंपनी को ऐसा लग रहा है कि वो जो 10% जो कंपनी को लग रहे थे डाउटफुल वो नहीं है, तो वो प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, तो वो प्रोविजन एड बैक कर देना है हमको। तो हमको प्रोविजन का वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिख रहा है आपको वो नेट है, यानी कि 20250 है। तो ये है आफ्टर डिडक्टिंग 10%, यानी कि ये 90% है। तो मुझको अगर इसका प्रोविजन का वैल्यू निकालना है तो मैं कैसे इसको वर्कआउट करूंगा, ये 90% अगर है तो 10% कितना रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 20250 इंटू 10 डिवाइड बाय 90 अगर मैं करूंगा तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि ₹2250 was the amount which was being deducted from our debtors। 10% जो डिडक्ट हुआ है वो 2250 था, और वो माइनस करने के बाद इधर 20,250 हुआ है, जो हमको रिवर्स करना है प्रोविजन, जो हमको ऐड करना है हमारे इनकम में। सो दिस आई विल ऐड ओवर हियर। 2250, इसको पॉजिटिव लिखा है क्योंकि ये हमको ऐड करना है। बस हो गया। अब हम लोगों को ये जो भी ऐड लेस किया हमने वो करने के बाद हमें एक प्रॉफिट का फिगर मिलेगा जिसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका एवरेज प्रॉफिट निकालने वाले हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, ये सारे प्रॉफिट्स का टोटल लेके उनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे। इसका वर्किंग मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 38,700 प्लस 44,950 प्लस 40700 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 साल का है ये। तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो आएगा 41,450 रुपीज। और उसमें से हमको एज पर द फॉर्मेट अगर हम लोग जाएंगे तो कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर है तो वो हमको माइनस करनी है, लेस। बट कोई भी नॉन ट्रेडिंग इनकम की हमको डिटेल नहीं दी हुई है।
तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वही हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट बन जाएगा। तो इसमें से फिर हम लोग लेस करेंगे इनकम टैक्स लाइबिलिटी। तो कोई भी इनकम टैक्स का भी हमको डिटेल नहीं दिया हुआ है। अगर टैक्स का रेट वगैरह दिया रहा तो हम लोग कैलकुलेट करके उतना माइनस कर देते हैं इसमें से। तो यही हमारा जो है फाइनली फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बन जाएगा। So we have finally calculated our future maintainable profit. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने वर्किंग किया है। यहाँ पर सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक जो हमने एडिशनल प्रोविजन फॉर लीज माइनस किया है, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, जो मैंने एक्सप्लेन तो किया आपको, लेकिन मैंने उसका इफेक्ट यहाँ पे देना मेरे से रह गया है बाय मिस्टेक। दैट इज ट्रांसफर, जो कि जैसे कि डिबेंचर्स के 5,000 रुपये तो हमने जमा कर लिए, बाकी के 5,000 रुपये भी हमको ट्रांसफर करके जमा करने हैं 1,500 रुपये, या सॉरी 1,250 रुपीज एवरी ईयर, विच आई हैड एक्सप्लेन ओवर, वर्कआउट भी किया मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे इसका इफेक्ट यहाँ पे मेरा देना रह गया। दैट इज ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। ये देखिए वर्किंग तो मैंने कर रखा था 1,250 रुपीज, जो आपको हर महीने हर साल ट्रांसफर करने हैं। वन टू फाइव जीरो। ओके, सो बाय मिस्टेक वो मुझसे छूट गया था, उसका इफेक्ट देना। 1,250 रुपीज कैसे है, मैंने यहाँ पे वर्किंग भी किया हुआ है।